नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप चतुर्वेदी, साइबर सिक्योरिटी एवं साइबर एक्सपर्ट। आज फिर हम एक साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए नए विषय पे चर्चा करेंगे आपके साथ में। हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि आपको नए नए टॉपिक्स पे, नए नए विषयों पे, जो साइबर फ्रॉडस्टर्स टेक्नोलॉजी उपयोग करते हैं, तरीके उपयोग करते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाए ताकि कभी किसी तरह का फ्रॉड आपके साथ ना हो। यदि कोई ऐसा कॉल, कोई फेक कॉल, कोई फ्रॉडस्टर जो आप तरीके अपनाते हैं वो आप तक पहुंच प्राप्त कर भी लेते हैं, तो आप उससे सुरक्षित हो जाएं। तो आज हमने एक महत्वपूर्ण विषय लिया है जिसमें जो है कानून और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या पुलिस वालों के नाम पर कई बार आपके पास ऐसे कॉल आते होंगे, मैं पुलिस ऑफिसर बात कर रहा हूं और आपके साथ आपके द्वारा ये कृत्य किया गया है जो अपराध की श्रेणी में आता है। कई बार आता है कि आपने कोई वर्क फ्रॉम होम या कोई ऐसा वर्क किया हो जो आपने समय पे पूरा नहीं कर पाया हो, तो इसलिए हमने आपके खिलाफ केस फाइल किया हुआ है। कभी आता है कि आपने कोई बिल, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड या कोई भी बिल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो आपने लिया था और वो आपने भुगतान नहीं किया, इसलिए आपका आप दिल्ली की कोर्ट में या कोई भी दूर की कोर्ट में वो कहेंगे कि हम आपके ऊपर केस लगा रहे हैं। इसी प्रकार कई ऐसी सर्विसेज, जैसे आपने कोई बीमा लिया हो, कोई इंश्योरेंस लिया हो और वो आप पूरा नहीं कर पाए हो, तो ऐसा डेटा कहीं ना कहीं मार्केट में अवेलेबल हो जाता है और फिर उसके संदर्भ में पुलिस, कोर्ट केस या कानून की अन्य जो संस्थाएं हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके नाम पर साइबर क्रिमिनल्स अलग अलग लोगों को टारगेट करते हैं और इसके लिए वो कई अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं जिसमें लोगों को ट्रस्ट जीतते हैं, भरोसा जीतते हैं और डराते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि साइबर क्रिमिनल के द्वारा जो स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, पहला आपका ट्रस्ट जीतना, भरोसा जीतना, दूसरा आपको डराना या लालच देना, और तीसरा डराकर या लालच कर वो इमरजेंसी क्रिएट करते हैं कि यदि इतने कम समय में, जितनी जल्दी अगर आपने कोई डिसीजन नहीं लिया तो आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, और फिर वो आपको टारगेट करके आपसे राशि ट्रांसफर करवाते हैं। तो ऐसे ही कई अलग अलग केसेस हैं जो आज हमसे चर्चा करेंगे आपसे। अगर कभी किसी के साथ ऐसा होता है उसको क्या करना चाहिए, ऐसे केसेस को आप कैसे पहचानें, ऐसे फ्रॉड केसेस को आप कैसे पहचानें, इन सभी अलग अलग विषयों पे हम आज चर्चा करेंगे। इस प्रकार के प्रकरण में जो आरोपी हैं वो पुलिस के नाम से इतना डरा देते हैं कि लोग सोचते हैं कि मैं बात ही नहीं करूंगा, बात करूंगा तो फंस जाऊंगा। कभी डायरेक्ट बोलते हैं कि मैं एसएचओ बात कर रहा हूँ या मैं कस्टम ऑफिसर बात कर रहा हूँ, आप बड़े अधिकारी से बात करिए। और उस वक्त आदमी इतना डर जाता है कि कुछ गलत तो नहीं मुझसे हो गया, कि वो उस डर के मारे की ठगी का शिकार बन जाता है। ऐसा एक मामला मुंबई में हुआ, बिल्कुल ताजा उदाहरण है। एक 70 वर्षीय व्यापारी जो अपने वर्क स्थल पे थे और उनके पास कॉल आता है कि मैं लखनऊ से कस्टम अधिकारी बात कर रहा हूं और आपके द्वारा एक मादक पदार्थ जो प्रतिबंधित है इंडिया में, वो आपके एड्रेस से निकाला गया आया है यहाँ पे, और उस पे मोबाइल नंबर आपका लिखा हुआ है, पता आपका लिखा हुआ है, ये आपका पता है। जैसे लोग आपको आपकी जानकारी दे दे तो आपको लगता है ये व्यक्ति सही बोल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं, हम डिस्क्रिप्शन में से वीडियो डाल देंगे, उनकी लिंक डाल देंगे पुराने वीडियोस की, आप देखिए कि कभी भी कोई व्यक्ति यदि आपको आपकी पूरी जानकारी देता भी है तो आप ये भरोसा मत करिए कि अब वो पुलिस ऑफिसर है या बैंक ऑफिसर है या कस्टम अधिकारी है, क्योंकि ये जानकारी कहीं ना कहीं मार्केट में अवेलेबल है। तो उस व्यापारी के साथ भी यही हुआ। उसने फ्रॉडस्टर ने कस्टम अधिकारी को बताया और कहा कि आपके द्वारा एक पदार्थ भेजा गया है जो यहाँ पकड़ गया है, आप लखनऊ आइए, आपको गोमती नगर थाने में आना होगा। ये मैं आपको जो ऑनलाइन न्यूज प्रकाशित हुई है उनके एग्जांपल्स बता रहा हूँ। कुछ मामले ऐसे जिसमें आवेदक हमारे पास भी जाते हैं और कुछ पुलिस में रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनके स्टडी करने के बाद ही हम आपके लिए अवेयरनेस वीडियो तैयार करते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, उसने यकीन नहीं किया। तो फिर फ्रॉडस्टर के द्वारा उसको विश्वास दिलाने के लिए अपने बैकग्राउंड में गोमती नगर थाने का पोस्टर दिखाया गया। उसके बाद पुलिस गोमती नगर थाने के नाम पे ही फर्जी टेलीग्राम आईडी बनाई गई और उससे उसको बात की गई उससे, ताकि उसको यकीन हो जाए, और उसने विश्वास कर भी लिया। व्यापारी ने उनको 3.5 लाख रुपए डाल दिए। तो यहाँ वो इतना ज्यादा विश्वास दिलाते हैं कि आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल ये अधिकारी, अंत में आपको लगने लगता है कि अधिकारी हो सकता है, उस तरीके से बात भी करते हैं। इसी प्रकार का एक अन्य मामला भोपाल में भी आया था जिसमें एक महिला थी और उनको मुंबई से फोन आया कि आपका कस्टम में कुछ पदार्थ पकड़ा हुआ है और वो पाकिस्तान भेजा जा रहा है। जैसे पाकिस्तान का आया फोन, नाम आया, वो डर गई। अब उन्होंने कहा कि आपको आना ही पड़ेगा। उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करी कि प्लीज सर नहीं आऊंगी। तो वो इतना ज्यादा आपको यकीन दिलाते हैं, इतना फॉरवर्ड होते हैं कि आपको लगेगा ये कोई पुलिस ऑफिसर है तो तुरंत रुपए ले लेता।
पहले वो रुपए की बात ही नहीं करेंगे, इतना डराएंगे आपको कि आप कहोगे ये तो बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है, मतलब मैं बुरी तरीके से फंस गया। वही उनके साथ हुआ। उस महिला ने रिक्वेस्ट करी और धीरे धीरे कभी कस्टम अधिकारी के नाम पे, कभी पुलिस केस के नाम पे, कभी एफआईआर से आपका नाम हटाने के नाम पे कुल मिला के लगभग 7 लाख रुपए की उनके साथ ठगी हुई है। भोपाल स्टेट साइबर सेल में मामला रजिस्टर्ड हुआ। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि यदि कोई ऐसी घटना आपके साथ होती है तो अपने दोस्तों को बताइए, अकेलेपन का शिकार मत होइए। आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी कोई गलती है। देखिए, साइबर क्रिमिनल्स किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति गलत था या आप सही हो, कल के दिन आप भी शिकार हो सकते हो। तो हमेशा ये हमें ध्यान रखना है कि यदि कोई ऐसी घटना हमारे साथ घटित होती है तो भी हमें दूसरों को शेयर करना है, दूसरों से उसके बारे में बात करना है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर कैसे, क्या तरीका इसमें लोग अपनाते हैं, कैसे ये लोग इस फ्रॉड को अंजाम देते हैं। तो इस प्रकार की धोखाधड़ी करने के लिए साइबर क्रिमिनल्स सब टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। गूगल सर्च या अन्य माध्यमों से, डार्क वेब से डेटा इकट्ठा करते हैं और रैंडमली किसी जो मोबाइल नंबर उनको मिलते हैं उस पर ट्राई करते हैं, टारगेट करते हैं लोगों को। नकली दस्तावेज बनाते हैं। देखिए, ये हमेशा बड़ी ब्रांड या कोर्ट या पुलिस के नाम से आपको, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के नाम पे ठगते हैं। तो या तो ये कस्टम के नाम की आईडी बनाएंगे, पोस्टर बनाएंगे, या टेलीग्राम आईडी बनाएंगे, या पुलिस ऑफिसर की या किसी थाने के नाम पे बनाएंगे। तो किसी कोरियर कंपनी, बड़ी कोरियर कंपनी का नाम लेंगे या किसी बैंक का नाम भी ले सकते हैं। तो ये इस तरीके के फर्जी दस्तावेज बना लेते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि वो व्यक्ति ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है। फिर इसके बाद में ये आपको पहले टारगेट करते हैं। जब आप इससे बात करने लगते हो, आप सबसे पहले तो आप बात ही मत करो। यदि आप बात करने लग गए, उनको एहसास हुआ कि आप डर गए, तो आपको ये और डराएंगे। और यदि आपने सबसे पहले, वो इतना कम अमाउंट आपसे मंगाते हैं कि आपको लगता है कि ये तो मैं दे सकता हूँ, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 रुपए। और जब एक बार आप रुपए डाल देते हो तो फिर ये लगातार आपसे रुपए की डिमांड करते जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि इस व्यक्ति का नेचर कैसा है। वो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति डर चुका है तो आगे भी डरता रहेगा और ये हमें पेमेंट करता रहेगा। तो कई बार लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई ये लोग खींच लेते हैं और लास्ट में झूठा भरोसा इतना दिला देते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, ये सही है और मैं सेफ हूँ। और ये भी कहते हैं किसी से चर्चा मत करना, किसी से डिस्कस करोगे तो आप फंस जाओगे। तो दोस्तों, ये अलग अलग प्रकार से आपसे ठगी करते हैं, लोगों को टारगेट करते हैं। जैसे क्या क्या ये लोग तरीके अपनाते हैं। फर्जी पुलिस ऑफिसर बनकर या फर्जी लॉ एनफोर्समेंट, कोई भी एजेंसी हो, चाहे कस्टम एजेंसी हो, जीएसटी डिपार्टमेंट हो, के अधिकारी बनकर आपसे कांटेक्ट करते हैं और डराते हैं कि आपके पास ऊपर एक कोई केस होने वाला है, एफआईआर हो गई, उससे आपका नाम हटाना है। दूसरा, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, लोगों के खाते फ्रीज हो रहे हैं। खाते, साइबर क्राइम की जब रिपोर्टिंग होती है ऑनलाइन पोर्टल 1930 पर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साइबर क्राइम के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, तो जब फ्रॉड की राशि किसी खाते में जाती है तो उसके बाद वो खाते, जितने खातों में मूव होती है, वो सभी खाते फ्रीज होते जाते हैं। तो ये सभी चीजें क्रिमिनल्स को भी पता है, तो वो इस नाम से भी डराते हैं कि आपका खाता फ्रीज हो जाएगा या फ्रीज हो चुका है, उसको हम खुला देंगे, आपको अपराध से भी बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे भी फ्रॉड हो रहा है। इसके अतिरिक्त कोई वायरल ऑफेंसिव वीडियो है, ऑफेंस वीडियो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या लोन स्कैम है, उससे बाहर निकाले के नाम पे भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। कोई भी अधिकारी बन के आपसे बात कर लेगा। जॉब कंपनी, कई बार ऐसा एक केस मेरे सामने आया, एक बच्ची थी, उसने कहीं 1 साल पहले जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, naukri.com जैसी अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं। अब उसके पास 1 साल बाद कॉल आता है कि आपके द्वारा अप्लाई किया गया था जॉब के लिए, और चूंकि हमने आपके लिए जॉब सर्च करी, हमने आपको जानकारी भेजी, पर आपने वो एक्सेप्ट नहीं करी और जॉब भी नहीं की, पर कंपनी का उस पर आपके लिए चूंकि काम कंपनी के द्वारा किया गया, खर्चा हुआ, और आपने चूंकि जॉब नहीं करी इसलिए कंपनी को नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई अब आपको करनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं करोगे तो आपका कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा और साथ ही साथ में लोकल पुलिस में शिकायत की जाएगी। तो कल आपके दरवाजे में पुलिस ऑफिसर्स खड़े होंगे। लोग डर जाते हैं कि अब क्या होगा, पुलिस मेरे दरवाजे में आएगी, मम्मी पापा से क्या बोलूंगी, अगल बगल वाले क्या सोचेंगे। जबकि वो उसको एक खुद ही याद नहीं होता है, जब बच्चे पास होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो सैकड़ों वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, तो उन्हें याद भी नहीं होता कि जिस कंपनी का नाम लेके कॉल आ रहा है वाकई में उसने उस पर रजिस्टर्ड किया था कि नहीं किया था। लेकिन यहाँ नोटिस करिए, उनकी बातों पे नोटिस करिए कि आखिर अगर वो कह रहा है कि एफआईआर दर्ज हुई तो किन धाराओं में हुई, वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर पेनल्टी लगी, केस फाइल होगा, तो पूछिए कौन से प्रोविजन में हुआ है,
आप हमें नोटिस भेजिए, हम कोर्ट में जाके प्रेजेंट हो जाएंगे, हम पुलिस के पास चले जाएंगे, भाई क्या जानकारी है बताइए, जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो। जिस वक्त आप डरना शुरू करते हैं आपको वो ठगी का शिकार बनाते हैं। जिस वक्त आप काउंटर करना शुरू कर दोगे तो वो आपको कॉल नहीं करेंगे, आपसे बदतमीजी करेंगे और आपसे बात करना बंद कर देंगे। यदि रियल पुलिस ऑफिसर होगा तो जरूर आपको पूरी जानकारी देगा। इसी प्रकार से वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन फ्रॉड के नाम पे भी ये लोग शिकार करते हैं, जिसमें समय एक ऐसा कुछ टास्क देते हैं, एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि इस पर्टिकुलर टास्क में आपको काम करना है, इस टास्क को पर्टिकुलर समय में आपको खत्म करना है, और वो देते हैं ऐसा टास्क है जो आप उस समय में कभी खत्म कर ही नहीं सकते, जो वो निर्धारित करते हैं। फिर कहते हैं कि चूंकि आपने काम नहीं किया, आपकी आईडी थी, अब इसके ऊपर जिस कंपनी के लिए हम काम करते हैं उस कंपनी ने हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई, इसलिए अब आपको वो पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और नहीं भरोगे तो इसकी साइबर सेल में शिकायत होगी या कोर्ट में केस चलेगा। आप डर जाओगे, आपको लगेगा कि यार इतना बड़ा केस कौन दिल्ली में लड़ने जाएगा या पंजाब में लड़ने जाएगा या कलकत्ता लड़ने जाएगा, 10-15 हजार रुपए में देके खत्म करती हूँ। पर अगर एक बार आपने देना शुरू कर दिया तो ये डिमांड लगातार बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार के केस में कई बार ऐसे मामले भी आए कि पूरी फैमिली ने ही सुसाइड कर लिया। भोपाल में एक केस आया था, एक लड़के के साथ ऐसा हुआ था और वो लगातार फ्रॉड का शिकार होता गया, अंत में उसने अपने बच्चों और बीवी सहित सुसाइड कर लिया था। तो ये कई बार बड़ा गंभीर रूप ले लेते हैं। तो दोस्तों अभी एक सबसे बड़ा मेरी नजरों में जो मामला आया, जो मुझे ये जो पुलिस ऑफिसर्स के नाम पर फ्रॉड किया गया, ये बेंगलुरु में एक महिला ने 48 लाख रुपए गंवा दिए। ये नया प्रकार का स्कैम नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अभी ये दैनिक भास्कर में कुछ दिनों पहले खबर छपी, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में, तो मुझे लगा कि इस विषय पे लोगों को जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि लगातार ये जो टेक्निक है फ्रॉडस्टर उपयोग किए जा रहे हैं, कभी कोर्ट केस करने के नाम पे, कभी पुलिस के नाम पे। तो अभी जो नया केस आया उसमें बेंगलुरु में एक 70 वर्षीय महिला जो रहती थी, उनको जो स्कैमर्स थे उन्होंने फेडेक्स कुरियर कंपनी के नाम से फोन किया और कहा कि आपके द्वारा मुंबई से ताइवान भेजा गया एक कुरियर भेजा गया जिसमें 250 ग्राम MDMA ड्रग्स, क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट थे, आपके हैं वो। और इस तरीके से उनको झांसे में लिया गया, और जबकि ना तो कोई कुरियर कंपनी ने उनको भेजा था, ना कभी कुछ हुआ है। जाहिर है पुलिस का नाम सुनकर वह डर गई। स्कैमर्स के कहने पर उनके द्वारा फोन पे एक ऐप इंस्टॉल की गई। इस ऐप के जरिए उन्होंने महिला के फोन से उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा ली और उनके खाते से 48 लाख रुपए का ट्रांसफर कर लिया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, पर पुलिस का और कोर्ट का नाम सुनकर आप इतने न डरें कि उसकी वजह से आपके साथ फ्रॉड हो जाए। तो ऐसे केस से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या तरीके हैं, अब हम उस पर बात करेंगे। तो जो अब दोस्तों हम समझते हैं कि स्कैमर्स का फोन आने पर क्या करें और फ्रॉड को कैसे पहचानें। पहले फोन पर कोई भी नंबर यदि आपके फ्लैश होता है, कोई कॉल करता है, तो देखिए कि वो 10 डिजिट का है, 9 डिजिट का है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे कॉल्स के लिए लोग आईपी कॉलिंग के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं जो मोस्टली 9 डिजिट का होता है। लेकिन एक प्री अवेयरनेस हम कह सकते हैं कि एक बेसिक जानकारी है जो आपको बचा सकती है। यह आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके नाम से कोई इतना बड़ा क्राइम हुआ है तो कोई भी उसके लिए पुलिस आपको कॉल नहीं करेगी कि आप आ जाइए, 10 बार कॉल नहीं करेगी। पुलिस आपको नोटिस भी भेज सकती है। यदि बड़ा गंभीर अपराध है जैसे कि ड्रग्स पकड़ गया या कुछ और अन्य इशू है, तो ऐसे मामलों में तो पुलिस सीधा आपके घर आ जाएगी, ना कि वो वेट करेगी, आपको अलर्ट करेगी कि आपको आना है या आपको इंक्वायरी करना है। ये बड़े अपराध होते हैं और स्कैमर्स हमेशा बड़े अपराधों से ही आपको डराने की कोशिश करते हैं। जब ये बात करते हैं तो इनकी बातों को नोटिस करिए। ये आपसे कहेंगे कि आप लखनऊ में कस्टम में आपका पकड़ा है, तो देखिए लखनऊ कस्टम आप कभी गए ही नहीं है, आपने कोई चीज भेजी ही नहीं है। या अन्य कोई कहते हैं कि आपके वर्क फ्रॉम होम या दिया था तो टारगेट आपको पूरा करना है, तो देखिए वो कंपनी जिसने आपको काम दिया वाकई वो जेन्युइन कंपनी है भी या नहीं है। या आपने ऑनलाइन क्लिक करने का कोई काम लिया था तो वो कंपनी वाकई में रजिस्टर्ड है कहीं इंडिया में कि नहीं रजिस्टर्ड है। तो थोड़ा सा वेरिफिकेशन आपको करना है, तो आपको उनकी बातों में ही समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी मेरे पास एक कॉल आया लगभग 2 दिन पहले। मेरी एक इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस है मेरा, लाइफ इंश्योरेंस। तो उसमें उस व्यक्ति के द्वारा मुझसे कहा गया कि आपकी ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये उस पॉलिसी का नंबर है और ये इतना इसका आप पेमेंट करते हो। मैंने कहा बिल्कुल। इस तारीख को आपने परचेस करी थी? मैंने कहा बिल्कुल की थी। तो बोले सर इसके संबंध में एक जो एजेंट जिसने आपका कराया था इंश्योरेंस, वो व्यक्ति क्लेम कर रहा है कमीशन उसका। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी प्रोसीजर होंगे। बोले नहीं सर, अगर आप चाहें तो उस कमीशन को रोक सकते हैं, वो बहुत बड़ा कमीशन होता है।
जितना आप प्रीमियम भरते हो साल में, मान के चलिए 1 लाख 2 लाख रुपए, तो उसका 30% उसको जाता है। आप इसको रोक सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई कौन क्यों नहीं चाहेगा भाई। तो मैंने कहा ठीक है, रोक दीजिए। तो उसने बोला आप मेरे अधिकारी से आप बात करिए और वो आपके मेरे अधिकारी आपको बताएंगे, मैं आपका केस रजिस्टर्ड कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद उसके अधिकारी का फोन आया। अच्छा, ये भी कहेंगे कि अधिकारी फोन नहीं लगाएगा, आपको अधिकारी को फोन लगाना होगा और केवल 1 घंटे के लिए आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड की गई है। अगर आप 1 घंटे में नहीं करोगे तो कंप्लेंट खत्म और आपका रुपया चला जाएगा आपके एजेंट के पास। मैंने कहा ठीक है। मैंने फोन किया उसको, मैं भी चेक कर रहा था। तो जैसे ही मैंने उसको फोन किया, उसने बोला कि हाँ सर, आपका केस रजिस्टर्ड हुआ है, मेरे पास आ गया है, कोई चिंता मत करिए, आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उसको बोला यार, आपने मेरी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करी, तो मेरा यदि मैक्स लाइफ में अकाउंट है, मेरी पॉलिसी मैक्स लाइफ में, तो मेरे ऑनलाइन अकाउंट में वो कंप्लेंट नंबर मुझे क्यों नहीं दिख रहा। तो उसका कहना था 24 घंटे बाद दिखेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं 24 घंटे बाद ही फिर आपसे बात करूंगा। मैंने रख दिया। बोले सर फिर आपका कमीशन नहीं मिलेगा। मैंने कहा मत दो। मैंने 24 घंटे बाद फिर उस व्यक्ति का फोन आ गया, सर आपका भी कंप्लेंट नंबर खत्म नहीं हुआ है। मैंने उसको फिर बोला कि ठीक है भाई, क्या करना होगा बताओ। तो उसने बोला कि आपको एक डमी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिसके लिए 50,000 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे, वो आपको रिफंड हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके पॉलिसी से जो प्रीमियम से 30% कमीशन, लगभग 2.5 लाख रुपए जा रहा था, वो आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन उस बीच में उसने इतनी सारी मुझे बातें बताई जो मुझे लगा कि वाकई कोई बैंक ऑफिसर ही बता सकता है। लेकिन ये कोई बैंक ऑफिसर नहीं था। उनका इतना होमवर्क करके रखते हैं वो लोग, उन्हें मालूम है कितना सारा बताएंगे तब जाके लोग ट्रस्ट करेंगे। जैसे उसने 50 लाख का बोला, मैं समझ गया ये फर्जी है। उसने कंप्लेंट 24 घंटे बाद रजिस्टर्ड अकाउंट में दिखाने का बोला, नहीं मिला, मैं समझ गया ये फर्जी है। तो आपको उनकी बातों को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आपकी पॉलिसी या आपकी किसी भी सर्विस की जानकारी ऑलरेडी सभी जगह अवेलेबल है। इसी प्रकार यदि कोई पुलिस वाला बन के बात करता है तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि आप अपने लोकल पुलिस में चले जाइए कि भाई मेरे पास कॉल आ रहा है, मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। या उनको बोलिए ठीक है, जो भी अपराध दर्ज हुआ है आप उसका नोटिस भेजिए, हम उसका जवाब दे देंगे। कोई कोर्ट केस की धमकी दे रहा है तो आप उनसे पूछिए किन प्रावधानों में आपने केस किया है। देखिए सामान्य प्रक्रिया क्या होती है, आपके खिलाफ कोई केस करेगा तो आपके पास नोटिस आएगा, नोटिस का आपको जवाब देना होगा। कहाँ पे देना होगा? कोर्ट में। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई फोन करके पूछे आपसे। तो ये सावधानियां थोड़ा सा आपको रखनी और डरना नहीं है। अब अगर वो व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति कहता है आपसे कि आप कोई ऐप इंस्टॉल करो, बिल्कुल मत करो। अगर आप ऐप इंस्टॉल करोगे वो रिमोट एक्सेस ऐप होगी जो आपके मोबाइल को एक्सेस कर लेगी, आपके मोबाइल पे यूपीआई सर्विसेज को एक्सेस कर लेगी, नेट बैंकिंग को एक्सेस कर लेगी और आपके खाते से पूरी राशि निकाल लेगी। जैसा भी मैंने आपको केस बताया कि बेंगलुरु की 70 वर्षीय महिला के साथ में 48 लाख का फ्रॉड इसी प्रकार से हुआ। तो कभी भी ऐसी स्थिति है तो आपको अपनी लोकल पुलिस से सहायता लेनी चाहिए, एडवोकेट से सहायता लेनी चाहिए। कम से कम अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें। और आज के टाइम पे इतना अच्छा भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कॉमन वेबसाइट cybercrime.gov.in दी गई है और एक टोल फ्री नंबर दिया गया है 1930, जिसपे आप कॉल करके शिकायत कर सकते हो, आप सहायता ले सकते हो। अपने दोस्तों को शेयर करो, लेकिन किसी के भी कहने पे डरो मत, ना ही कोई राशि डालो। ये फ्रॉडस्टर्स होते हैं जो आपके साथ में घटनाएं घटित करते हैं। तो दोस्तों सवाल फिर वहीं का वहीं खड़ा है कि लोग इतने बड़े पैमाने पर स्कैम का शिकार कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। हम एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, व्यापारी हैं, सभी प्रकार के लोग इससे पीड़ित हो जाते हैं। और इसका अगर हम उत्तर की बात करें तो मात्र 3 ही आंसर इसके निकलते हैं, और वो है लालच, भय या अज्ञानता। हम कई बार भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, या हमें जानकारी नहीं है कि इस टाइप के स्कैम चलते हैं। लोग पुलिस का नाम, जिस पुलिस पर हम यकीन करते हैं, उन्हीं पुलिस के नाम पर साइबर क्रिमिनल्स ठगी भी करते हैं। तो यदि कोई ऐसा फोन आता है तो आप पुलिस की सहायता जरूर लें, डरे नहीं, क्योंकि डरेंगे तो डर का फायदा लोग उठाएंगे। और साथ ही साथ कई बार ये लोग लालच भी देते हैं, उस लालच में हमें नहीं आना है। लोग सजग और जागरूक नहीं है, इसलिए स्कैमर्स के शिकार हो जाते हैं। लोगों को हमेशा उनके साथ कुछ बुरा होने का डर रहता है, इस भय को जालसाज समझते हैं और इस वजह से ही वो आपको टारगेट कर लेते हैं। तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अननोन लोगों से बात नहीं करें। यदि अनजान नंबर से कॉल आके वो डराते हैं तो इसके लिए अपने दोस्तों या पुलिस की सहायता लें। और कभी भी किसी के कहने पे किसी को भुगतान ना करें, कोई ऐप इंस्टॉल ना करें। यदि कोई भुगतान की बात आती है तो एक बार पुलिस, एडवोकेट या अपने किसी साथी की सहायता जरूर लें, किसी एक्सपर्ट की सहायता जरूर लें, ताकि आपके साथ भी इस तरह का फ्रॉड ना हो।
उम्मीद करेंगे कि आज के विषय पर बनाया गया वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।